हाँ यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन। आपने स्पेस के तौर पर मीट्रिक स्पेस को काफी डीप से डिस्कस किया है बेसिक फाइनल ईयर में, तो आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे। यानी स्पेस के तौर पर हम मीट्रिक स्पेस को लेंगे। ओके, चलिए इसमें सबसे पहले बात आती है सीक्वेंस क्या होती है। व्हाट इज सीक्वेंस? नंबर 1 हेडिंग डालिए, सीक्वेंस। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस कई बच्चों को बहुत क्लियर डेफिनेशन पता नहीं होती सीक्वेंस की। हमने माना, सपोज करिए एस एक फंक्शन है, एस एक फंक्शन है जो कि नेचुरल स्पेस एन से कुछ भी कह लीजिए एक्स में या आर में एक फंक्शन है। ऐसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये आर है। एस एक फंक्शन है किससे? एन से आर में। तब एन की एस एन इमेज किसमें होगी? किसमें होगी? आर में होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि सीक्वेंस एस एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसमें? आर में, और जिसकी nth टर्म को Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी nth टर्म को R से और Sn से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इफ S इज ए फंक्शन from N to R, if S is a function from set of natural number N to R, then its nth term Sn represented by Sn is in R, is in R, is in R, and then this sequence and this sequence and this sequence is represented by and this sequence is represented by Sn, this type. Okay, also if Fn is a function from x to r, किससे किस में है? x से r में है, where x is a metric space where x is a metric space, then sequence of the function defined as of the function defined as fn this और fn is एक ही बात है, this। ओके, तो इस टाइप से सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट में, जैसे सपोज करिए आर में, और जब ये फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन की जाती है तब ये
रियल फंक्शन सीक्वेंस एफ एन एक्स या एफ एन सिंपली कहलाती है। ओके, चलो इसमें नंबर 2 हेडिंग डालिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। Convergent sequence in metric space. Convergent sequence in metric space. Yes. Okay. Let a sequence Sn defined on a metric space एक्स डी, आपको पता है डी पर मीट्रिक है, डी मीट्रिक है एक्स के ऊपर, is said to be converges to S0. It's said to be converges is said to be converges to S0 if डबल इफ वाला, क्योंकि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है ये, if for every epsilon, if for every positive number epsilon there exists a positive integer m epsilon कह लीजिए, there exists a positive integer m epsilon such that for n greater than or equal to m epsilon dsn s0 less than epsilon it should be। तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस Sn कौन से पॉइंट पर, पॉइंट S0 पर कन्वर्ज हो रही है। ओके, पॉइंट S0 पर कन्वर्ज है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और for n greater than or equal to m epsilon, yes, Sn converges to S which is centered at S0 and radius is epsilon which is open sphere which is centered at S0 and radius is epsilon। ये भी दे सकते हैं आप, तब भी सीक्वेंस Sn किस पर कन्वर्ज हो रही है, S0 पर कन्वर्ज हो सकती है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Sn converges to S0 as limit n tends to infinity। फाइनली ये कंक्लूजन है इसका। तो क्या मतलब हुआ, कोई भी सीक्वेंस Sn जो कि मीट्रिक स्पेस X पर डिफाइन होती है उस समय S0 पर कन्वर्ज होगी, जबकि एक ओपन स्फीयर जो S0 पर सेंटर्ड है, रेडियस एप्सिलॉन है, उसमें Sn हमेशा जाए, या फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर। ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने लिखा है, लेकिन याद रहे m एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, dsn S0 इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो S0 पर वो कन्वर्ज करेगी। ओके, नंबर 3 बात आती है, किसी मीट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस क्या होती है। नंबर 3 हेडिंग डालिए, कॉची सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। कॉची सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। Cauchy sequence in metric space। Cauchy sequence in metric space। लिखिए, सपोज करिए लेट Sn इज ए सीक्वेंस
Sn एक सीक्वेंस है which is defined on metric space xt, which is defined on metric space xt, which is defined on metric space xt, then Sn is said to be a Cauchy sequence, then sequence Sn is said to be a Cauchy sequence if for a positive number epsilon if for a positive number epsilon, ध्यान रहे एप्सिलॉन बहुत छोटा है लेकिन जीरो के बहुत करीब है, लेकिन इसे डेफिनिट कर देना संभव नहीं है। यानी एप्सिलॉन को आप ऐसे समझ सकते हैं सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, जीरो। अगर आप दशमलव डेसिमल यहाँ लिखें उसके बाद 0 0 0 0 पूरे सिटी पर, पूरे इंडिया पर, पूरे वर्ल्ड पर जीरो लगाएं, उसके बाद 1 लगाएं तो वो क्वांटिटी भी एप्सिलॉन से बड़ी है। तो एप्सिलॉन का पॉजिटिवली छोटे होने का कोई अंत नहीं होता। जो भी क्वांटिटी आप मानेंगे कि ये एप्सिलॉन है उससे छोटी क्वांटिटी हाजिर हो जाएगी। यानी एप्सिलॉन को एक दायरे में पॉजिटिवली छोटेपन के हिसाब से बांधना पॉसिबल नहीं है। तो if for every positive number epsilon there exists a positive integer, आप सिंपली m भी लिख सकते हैं। मैं अभी एप्सिलॉन से रिलेटेड इसलिए कर रहा हूं कि ये m एप्सिलॉन से रिलेटेड है। आपने एप्सिलॉन के लिए इस टाइप का पॉजिटिव इंटीजर चुना है। there exists a positive integer, there exists a positive integer m epsilon such that yes अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m epsilon के है, दूसरा एक इंटीजर हमने m लिया, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m epsilon है ये भी, या कहिए n और m दोनों m epsilon से बड़े हैं, तो DSN लेस देन होना चाहिए इससे एप्सिलॉन से। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द कॉची सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। ओके, ये चीज बनेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब बारी आती है यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस of the sequence of function, uniform boundedness of the sequence of function। uniform boundedness of the sequence of function। of the sequence of function लिखिए, if fn is the sequence of real function defined on x to r, is the sequence of real function defined from x to r, defined from x to r
या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स से आर में डिफाइंड है, जहां एक्स कोई भी स्पेस है या मीट्रिक स्पेस है, कुछ भी आप मान सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, देन Fn is said to be uniform bounded lengths. Fn is said to be uniform bounded lengths. Uniform bounded lengths, yeah, uniform bounded if there exists a positive number capital M divisor, there exists a positive number M such that Fn x का mod is less than M, is less than M, और ये कैसा होना चाहिए? डेफिनेट नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? डेफिनेट नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लीजिए एफ एन एक्स की डेफिनेशन हम देते हैं x अपॉन n से। किससे देते हैं? x अपॉन n से देते हैं। तब जी ये बाउंडेड तो है, क्यों? n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो 0 और 0 करेंगे तो इंफिनिटी। ओके, लेकिन यूनिफॉर्म बाउंडेड नहीं है क्योंकि x इसमें आ रहा है। देन इट इज बाउंडेड, but not uniformly bounded, but not uniformly bounded, but not uniformly bounded, but not uniformly bounded। लेकिन अगर एफ एन एक्स, बट इफ सपोज करिए एफ एन एक्स किसके इक्वल है? साइन एन एक्स के इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मानिए तो एफ एन एक्स का मॉड इज इक्वल टू यस कितना? साइन एन एक्स का मॉड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 निश्चित रूप से। तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी 1 है जिससे कि x की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू बराबर या उससे छोटी है। देन इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, then it is uniformly bounded, then it is uniformly bounded। okay, it should be, then it is uniformly bounded। okay, चलिए इसमें नेक्स्ट नंबर 5 हेडिंग डालिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस।
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस of a sequence. Point wise convergence of a sequence. Okay. Suppose करिए let fn एक सीक्वेंस से x से r में defined by then sequence of function fn ऐसे लिखेंगे आप is said to be pointwise convergence on x, capital X. Is said to be pointwise convergence on x if fn x is equal to fx. आप कह सकते हैं सपोज करिए as limit tends to infinity for every x belongs to x. This is the definition of the function pointwise convergence. Okay, थोड़ा इलस्ट्रेट कर लेते हैं इसे एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, सपोज करिए fn(x) या fn(x) से r में एक फंक्शन है एंड fn(x) किसके इक्वल है? x की पावर n के इक्वल है। किसके इक्वल है? x की पावर n के इक्वल। देन जरा ध्यान दीजिए, अगर x 0 है, मान लीजिए ये x है हमारा, पूरा ही मान लें, अगर x 0 और 1 के बीच में अगर x 0 है तो fn(x) क्या होगा? x की पावर 0 मींस 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भी क्या होगा? 0, तो fx इज इक्वल टू कितना? 0। इट शुड बी ओके। तो fn(x) इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। आल्सो अगर हम देखें x 0 पर आपने देख लिया 0 और 1 के बीच में है तो fn(x) हमारा क्या है? x की पावर n। इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्योंकि x की वैल्यू 0 1 के बीच में है तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी लेस होती जाएगी और 0 की तरफ टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस शुड बी, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो fx। बट आप ये चीज नोट करिए कि अगर x बड़ा है 1 से तो fn(x) की लिमिट अगर आप निकालेंगे, लिमिट मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो चीज किसकी तरफ टेंड होगी? टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ टेंड होगी। क्यों? x अब की बार 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है, इसे फंक्शन की फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। इंफिनिटी से मतलब नॉट वेल डिफाइंड, जैसे एप्सिलॉन है ऐसे इंफिनिटी आप जानते भी होंगे, पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। बेसिकली एप्सिलॉन छोटे से छोटी वो छोटी राशि है जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको कि डेसिमल लगाने के बाद सबसे छोटा डिजिट 0 आप लगाएं, पूरी दुनिया में लगाएं, उसके बाद भी 1 लिखें, वो भी क्वांटिटी एप्सिलॉन से बड़ी है। आप कुछ कुछ उसी टाइप से मान लीजिए कि इनफाइनाइट उसका उल्टा है। सबसे बड़ा डिजिट क्या होता है? 9। अगर आप 9 जहां खड़े हैं वहां से लिखना शुरू करें, अपने पूरे सिटी में, अपने पूरे कंट्री में, अपनी पूरी दुनिया में, अपने पूरे यूनिवर्स में 9 लिखें और उसके बाद उससे वो भी इनफाइनाइट से छोटा होता है, क्योंकि उससे भी बड़ा एक और 9 लगा लीजिए, उससे बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। तो जिस टाइप से पॉजिटिव वे में यस एप्सिलॉन की एग्जिस्टेंस
को डेफिनेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, उसी टाइप से पॉजिटिव क्वांटिटीज में इनफाइनाइट की सुपोजिशन की हाइपोथेसिस भी इम्पॉसिबल है। ओके, तो इसे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ऐसे फंक्शन की फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस इंटरवल पर तो ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, क्योंकि fn(x) n टेंड्स टू इंफिनिटी fx के इक्वल है, जो कि 0 के बराबर है, डेफिनेट है वो। लेकिन अगर x 1 से बड़ा है तो ये हमें कोई भी डेफिनेट पॉइंट या फंक्शन इसमें नहीं मिलता। शो सीक्वेंस fn is point-wise convergence in 0 less than or equal to x less than 1, but not when x greater than 1। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है, किसके ऊपर? x के ऊपर। अगर x पूरी रियल लाइन है या 0 1 से एक्सीड करता है ये स्पेस। ओके, दैट शुड बी। सेकंड एग्जांपल लिखिए, दिस इज सेकंड। जी, ये सेकंड एग्जांपल है। एग्जांपल 2 का नाम लेकर लिखिए। सपोज करिए fn एक सीक्वेंस है, कहां से, किसमें? दिस इज 0 से 1, 0 to 1 से यस कितना r में, सच दैट इसकी जो डेफिनेशन है fn(x), अगर x 0 1 के बीच में है तो वो x अपॉन n के बराबर है। तो निश्चित रूप से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, या सिंपली लिमिट भी लिखें उसका मतलब ये टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना, x अपॉन n। दिस इज x अपॉन इंफिनिटी कितना, 0। 0 को आप एक डेफिनेट फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। fx हमेशा 0 के बराबर होगा, x 0 1 के बीच में कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसकी लिमिट हमेशा 0 के बराबर होगी, जो कि एक डेफिनेट पॉइंट है। इसका मतलब fn एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है x के ऊपर। सो fn इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस so fn is a point wise convergent sequence on x, जो कि 0 से 1 के बीच में आते हैं। कोई भी पॉइंट आए उसकी वैल्यू डेफिनेट होगी इसके लिए। ओके, एंड चलिए फाइनली एक और लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। फिर से हमने एक सीक्वेंस fn मानी जो कि डिफाइन होती है इंटरवल 0 1 से लगाकर r के ऊपर, and defined as fn(x) सपोज करिए किसके इक्वल है, x 1 माइनस x की पावर n के इक्वल है। किसके इक्वल है? x इंटू 1 माइनस x की पावर n के इक्वल है। देन जरा ध्यान दीजिए भाई, ये हमारा स्पेस ये है केवल 0 से लगाकर 1, इसके ऊपर ही डिफाइंड है, और 0 और 1 इसमें भी शामिल है। अंडरस्टैंड? क्लोज इंटरवल है। तो तब देखिए एट x इज इक्वल टू 0 fn(x) किसके इक्वल, लिमिट साथ साथ लिख लीजिए, x को 0 इंटू समथिंग तो 0 भी आया, तो दिस इज 0। तो fn(x)
की लिमिट या लिमिट मींस n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 के बराबर है इस समय। ओके, इट शुड बी नाउ एट जब x 0 और 1 के बीच में है तो जरा ध्यान दीजिए, उस समय fn x की लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, अगर x 0 1 के बीच में है पॉजिटिवली तो 1 माइनस एक्स भी 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स की पावर n की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि 1 माइनस एक्स 0 और 1 के बीच में होगा, और जैसे जैसे इसकी पावर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड होती जाएगी, और एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टेंड टू 0, तो 0 इनटू समथिंग ये भी 0 आएगा। तो fn x की लिमिट भी अगर x 0 और 1 के बीच में है तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। अब बात आती है अगर 1 है also at x is equal to 1, अगर हम fn x की लिमिट निकालें किसके ऊपर, x is equal to 1 के ऊपर, तो लिमिट ऑफ रखिए जरा 1 और कितना 1 माइनस 1 0 की पावर कुछ नहीं, दिस इज 0, तो दिस इज 0 आल्सो। यानी एक तरीके से i.e. for each point x in interval 0 to 1 fn x की लिमिट जो कि fx है वो किसके ऊपर है, 0 के। सो हाँ, यस, fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। fn कैसा होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। सो fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, तो अब आप अंतर समझे होंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और नॉट कन्वर्जेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। हाँ, ये बात मैं नोट कर दूं, हालांकि डिटेल में कल एक एग्जांपल मैं लेके बताऊंगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा fx एक ही नंबर आए, वो एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आए उस स्पेस में जिस पर क्यों डिफाइंड है। जैसे r में मान लीजिए 0 और 1 के बीच में ये आ जाता और 1 के ऊपर 1 आ जाता, तो fx 0 when 0 less than x less than 1 और 1 at x is equal to 1, तब भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता। क्यों, क्योंकि दोनों क्वांटिटी उसी स्पेस में आ रही हैं जिसके ऊपर वो डिफाइन किया गया है, जिसमें वो डिफाइन किया गया है। ये बात ध्यान रखिए, कल इसे जरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एक एग्जांपल जो चीज मैंने आपको बताई है ये कि जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पर वैल्यू डेफिनेट वही आए, डिफरेंट भी आ सकती है, तब भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है, लेकिन डिफाइंड होनी चाहिए और उस स्पेस में होनी चाहिए जिसके ऊपर जिसमें वो डिफाइन किया गया है। ओके, कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।